राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम को मेघालय पुलिस शिलोंग ले गई है। दरअसल पुलिस ने मामले में कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया है कि सोनम के सामने ही राजा की हत्या हुई थी। आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया था। आरोपियों के मुताबिक सोनम ने कहा कि हिट करो। हत्या के बाद सोनम सीसीटीवी में 3 आरोपियों के साथ दिखी। सोनम और आरोपी लगातार आपस में बात कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मर्डर में इस्तेमाल हथियार गुवाहाटी से खरीदा गया था। इसके अलावा हत्या के बाद सोनम इंदौर भी गई थी। यहां राज कुशवाहा से मिली और इसके बाद वो गाजीपुर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उनको शक इस बात से हुआ कि हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो अपलोड नहीं की थी, लेकिन हत्या के बाद राजा के अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट की गई। फिलहाल 20 अधिकारियों की कोर टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी जांच में लगे हुए हैं। शिलोंग के एसपी विवेक सिम का कहना है कि सोनम और राजा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। राज के खिलाफ पक्के सबूत हैं। But the Sonam she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were by 5th and 6th we had already ascertained, and to confirm things and plan things and all that, team had to leave on the 8th. जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, राजा रघुवंशी का परिवार अपनी बहू सोनम की हकीकत जानकर हैरान है। राजा की मां अपने बेटे के हत्यारे के लिए अब फांसी की मांग कर रही है। राजा को इस चीज के भनक लगी नहीं, उसने कुछ पूछा भी नहीं, मेरे को बताया भी नहीं। राजा को बताना था ना कि मम्मी देखो सोनम के साथ कोई है। उसने ये समझा होगा इसके आपस के दोस्तों हैं, उसने ऐसा बता दिया होगा, हो सकता है। और वो सबसे इसलिए मिल रही होगी ना कि उसको प्लानिंग कर रही थी ना। आरोपियों ने जो पुलिस पूछताछ में बताया कि सोनम ने खुद कहा हिट करो, सोनम के सामने हत्या हुई। सोनम ऐसा कैसा करवा सकती, उसको भगना था तो भग सकती थी, मगर उसके आंख के सामने मरवा रही। तेरा तो पति था ना, कैसा भी था, मतलब तूने तो शादी करी थी ना उससे, तेरे को पसंद नहीं था तो पहले ही बोल देना था ना कि किसी के बेटे को अपन ऐसा कैसा मरवाते बेरहमी से। सोनम को तो बेरहमी से फांसी मिलना चाहिए, बेरहमी से मतलब वो करना चाहिए। जितने भी वो ये लोग गेम में है ना, सबको मार डालो। और इस हनीमून हॉरर को लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा होगी। शैतानी प्यार रिश्ते तार तार, जरूर जुड़िए 7:57 पर। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाला एफटीए काफ़ी मजबूत होगा। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में पीयूष गोयल ने स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें भारत में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों देशों की कंपनियों को जो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए वो उन्हें अपने देश में रहकर ही मिल जाएंगे। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्ज़रलैंड के साथ हुआ है और ये एफ्टा कंट्रीज़ के साथ हुआ है, उसमें से आगे चलकर हम आपसी संबंध और सुधारने के लिए म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट के माध्यम से भारत की कंपनियों को जब स्विट्ज़रलैंड में या नॉर्वे, लिechtenstein या आइसलैंड में कुछ सामान बेचना हो तो भारत में ही उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो जाए, और स्विस कंपनीज को अगर कुछ भारत में देना हो तो स्विट्ज़रलैंड में ही उनका रेगुलेटरी अप्रूवल हो जाए। ऐसा एक 2 तरफा द्विपक्षीय समझौता जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़े, अलग अलग नई टेक्नोलॉजीज भारत में आ सके, इस दिशा में भी स्विट्ज़रलैंड की सरकार और भारत की सरकार आगे बढ़ रही है। स्विट्जरलैंड से भारत के फार्मा हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर मृदुल कुमार ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स को स्विट्जरलैंड का बड़ा बाजार मिल पाएगा। आम सी धारणा होती है स्विट्जरलैंड अगर भारत जैसे बड़े देश में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हमें वाकई कितना फायदा होगा, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। देखिए, जो करार हुआ है हम दोनों मुल्कों के बीच में,
एफ्टा की 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड ने लीड लिया था इस करार को करने के लिए, और गत वर्ष मार्च के महीने में इस करार को हमने साइन किया था। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। और दुनिया के किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुकाबले ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अनूठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। हमने ज़्यादातर कमोडिटीज़ अपनी और स्विट्ज़रलैंड की एक दूसरे के साथ, और 3 और मुल्क हैं उनके साथ, लगभग 95% टैरिफ रिडक्शन कर दिया है आने वाले समय में। इसके अलावा हमने जब स्विट्ज़रलैंड से कहा कि इसमें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज मैं आपको 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग इकॉनमी पॉपुलेशन दे रहा हूँ, उनकी इतनी बड़ी मार्केट दे रहा हूँ, तो आप मुझे रिटर्न में क्या दे सकते हैं। इस एग्रीमेंट में भी कहा गया कि अगले 15 साल में $100 बिलियन का हम FDI करेंगे इंडिया में, और कमिटमेंट है ये। तो ये FDI का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर कौन सा आपको दिख रहा है? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि बायोटेक, फार्मा, जो स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों में से शुमार रॉश और नोवार्टिस यहाँ पर हैं, तो बायोटेक फार्मा एक बड़ा सेक्टर है। उसके अलावा आप हैवी इंजीनियरिंग देखें, प्रिसीजन इंजीनियरिंग देखें, मशीन टूल्स देखें। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग नहीं है जो हम सबमरीन में इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आप बढ़ते जाएंगे तो आपको डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा, ये स्विट्ज़रलैंड के पास है। इनका जो मार्केट बेस है छोटा है, हमारा मार्केट बेस बहुत बड़ा है। इनकी उम्मीद है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम अंदर लें, हमारे देश के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उससे उसको स्केल अप करके सारी दुनिया में अच्छे रेट पर उस प्रोडक्ट को बाहर बेचें। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि इंडिया के लिए स्विट्ज़रलैंड में क्या पोटेंशियल आप देखें इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मार्केट? देखिए, स्विट्ज़रलैंड हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, और गत वर्ष करीब $26 बिलियन का हमारा गुड्स ट्रेड था। उसके अलावा करीब $5 बिलियन का हमारा सर्विसेज था। तो जहाँ तक ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर का ताल्लुक है, करीब $31 बिलियन सालाना हम इनके साथ खरीद बेच करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ आकर भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट यहाँ देखेंगे, करीब $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव हमारी कंपनियों ने यहाँ की है 2000 से, और $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्ज़रलैंड की तरफ से हमारे यहाँ गई है। तो ये ट्रेड के माध्यम में भी और इन्वेस्टमेंट के माध्यम में भी बड़ी अच्छी एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और कॉम्प्लीमेंटरिटी वाली रिलेशनशिप है। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में आज सुबह सुबह एक हाई स्कूल में फायरिंग की घटना हुई है। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ लोगों के सिर में भी गोली लगी है। पुलिस ने इलाके में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और लोगों से कहा गया है कि वो वहां से दूर रहे। ऑस्ट्रियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे हाई स्कूल के अंदर गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध हमलावर शायद इसी स्कूल का छात्र था और उसने खुद को भी गोली मारकर जान ले ली है। महाराष्ट्र में शराब महंगी होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर, भारत में बनने वाली विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 3 से 4.5 गुना तक बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जबकि देसी शराब पर 180 से 205 रुपये तक ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से राज्य सरकार को 14,000 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में 4 दिन की तेजी के बाद आज सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 25,104 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरकर 82,362 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक में 211 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मिड कैप में आज भी मजबूती देखने को मिली और बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं कंचन नौटियाल।
तो आज था हफ्ते का डेफिनेटली दूसरा कारोबारी दिन और आज के सत्र की बात करी जाए तो एक कंसोलिडेशन का फेस हमें मेजरली देखने को मिला। काफ़ी सारे पैक्स ऐसे थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन काफ़ी सारे पैक आज हमें अंडर प्रेशर भी आते हुए दिखाई दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर में जहां हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे अच्छी खासी रैली है, आज वहां पे थोड़ा सा हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें IT पैक की तो वहां पे अच्छे खासे मूव्स हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी और सेक्टर स्पेसिफिक भी आज के सत्र में देखने को मिले। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा है। निफ्टी के गेनर्स की बात करी जाए तो देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उसके बाद अच्छे खासे शानदार मूव्स देखने को मिले हैं, करीबन 4% का इजाफा। डॉक्टर एडीज में भी करीब 2.5% की तेजी है। टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 2% की तेजी यहां पे देखने को मिली है और टाटा मोटर्स भी करीबन 2% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि लूजिंग पॉकेट में आज कौन कौन थे। यहाँ पे ट्रेंड का नाम आता है सबसे पहले, जहां पे करीब 2.25% की कमजोरी देखने को मिली है। एशियन पेंट्स में भी करीबन 1.5% की कमजोरी रही है। बजाज फिनसर्व 1.25% और टाटा स्टील भी करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। पूरा ही जो पेंट सेक्टर था आज काफी ज्यादा फोकस में बना हुआ था। मिड कैप की बात करी जाए तो टोरेंट पावर में करीबन 3.25% के अपसाइड मूव्स देखने को मिले हैं। जी एंटरप्राइजेस करीबन 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। रामको सीमेंट्स में करीबन 3% का इजाफा और एट द सेम टाइम वोल्टास में 0.25% की आज हमें बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रिक की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक यहाँ पे करीबन 4% का डाउनसाइड, बैंक ऑफ इंडिया करीबन 2.5%, मोतीलाल ओसवाल में करीबन 2% और महानगर गैस की बात करी जाए तो 2% की कमजोरी आज के सत्र में भी रही है। मेजरली अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन का फेज मार्केट में देखने को मिला है। मई से बाजार में तेजी के बावजूद इक्विटी MF में निवेश घट गया है। म्यूचुअल फंड्स के संगठन AMFI ने आज आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में इक्विटी MF में निवेश 22% घटा है। हालांकि इस दौरान SIP में रिकॉर्ड निवेश आया है। MF डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं यतीन मोता। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें पूरे के पूरे SIP और ये म्यूचुअल फंड इनफ्लो डेटा है, यहाँ कहीं ना कहीं जो SIP डेटा है वो अभी भी मजबूत है। तो अगर हम SIP डेटा की बात करें तो मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी लगभग अगर फिगर की बात करें तो 26,700 करोड़ रुपए के आसपास आपको ये फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो मंथ ऑन मंथ यहाँ आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम SIP के खातों की बात करें तो लगभग 43 लाख खाते बंद हुए हैं, उसके सामने 59 लाख शेयर्स ऐड जो है वो ऐड हुए हैं। तो ब्रॉडली जो अकाउंट्स की बात करें SIPs की तो नेट बेसिस पे यहाँ आपको लगभग 16 लाख जो SIP खाते हैं नए ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इक्विटी जो फंड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट साइड के ऊपर पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा पैसा इस महीने में लगता हुआ आपको नज़र पड़ा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का इन्फ्लो लगभग 3400 करोड़ से बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। तो डेट की तरफ निवेशक अब थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली अमाउंट कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये 7-8 हज़ार करोड़ का इंक्रीमेंटली मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इक्विटी इन्फ्लो की बात करें तो 24,250 करोड़ से घट के इक्विटी इन्फ्लो मई में लगभग 19,000 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ा है। मिड कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, मंथ ऑन मंथ डेटा आपको स्लो होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लो 4,000 करोड़ से घट के लगभग 3200 करोड़ रुपया होता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि AUM की बात करें, क्योंकि मई का महीना अच्छा था, 70 लाख करोड़ से AUM म्यूचुअल फंड्स का बढ़ के लगभग 72,20,000 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। मनी कंट्रोल ने अपनी अल्ट्रा प्रीमियम ऑफरिंग के तहत मनी कंट्रोल सुपर प्रो यो इन्वेस्टमेंट सुपर पावर लॉन्च कर दिया है। इसके तहत सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट निवेशकों को निवेश की बेहतरीन सलाह देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं मनी कंट्रोल सुपर प्रो के लॉन्च के मौके पर CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के प्रो चैनल से बातचीत के कुछ अंश। सब लोग पूछते हैं क्या लेना चाहिए, कोई पूछता नहीं है क्यों लेना चाहिए। अल्ट्रा प्रीमियम इंटेलिजेंस लेड मार्केट्स प्रोडक्ट दैट आल्सो गोज सेवरल स्टेप्स अहेड टू ऑफर स्ट्रक्चर्ड रियल टाइम इन्वेस्टिंग गाइडेंस फॉर टुडेज इन्वेस्टर्स। रिटेल को इमोशन से एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट स्पेशली उन रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। I say there is a saying, retailers lose money via averaging or leveraging. Just remember one thing, भाव भगवान છે. Whether you are a trader looking for entry points or an investor tracking corporate action, Super Pro keeps you ahead of the curve.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर भारत में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी से कब तक मिलेगी राहत, बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इससे पहले यही है कि अगर आप पूरा मई महीने की बात करें, जब जनरली टेम्परेचर्स ज़्यादातर हिस्सों में 45 डिग्री पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बारी नहीं रहा। कारण यही था, कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे। इसके बाद अभी उसमें ब्रेक आया और ऑलमोस्ट ड्राई वेदर है, और जिसके कारण ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गए। सर, कौन कौन से राज्यों के लिए आपने अलर्ट इस वक्त जारी किया हुआ? अभी जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी क्या है कि जहां कंटिन्यूस अगर आप मैप में देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही हीट वेव वार्निंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उसके बाद वेस्ट यूपी, इवन ईस्ट यूपी, नॉर्थ मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इवन हिमालय में भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमारा हीट वेव। तो सर, ये कंटिन्यू रहेगा, कब तक राहत मिलेगी? इसका यही है कि ये आने वाले 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। उसका एक मेजर रीजन ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, वो एक रीजन है। उसके कारण जहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के बाद 12 रात को बाद टेम्परेचर इसमें गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान के लिए सच हमारा कोई इतना अनुमान नहीं है, तो राजस्थान में जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो 3 दिन के बाद कम रहेंगे, लेकिन वहाँ हीट वेव कंटिन्यू रहने का अनुमान है। तो इसके अलावा मानसून आया, लेकिन उसके बाद ब्रेक पे चला गया। अब कब उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक रिवाइव होगा? अब फिर मानसून थोड़ा बेटर कंडीशंस में आ रहा है। इस समय भी क्या है कि साउथ पेनिनसुला में हमारा अनुमान है कि आने वाले 2 दिन वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकता है। उसका कारण ये है कि जो मानसून फीचर्स हैं, जनरली एक शियर जोन पैटर्न बनता है, जैसे एक जगह में हवाएं वेस्टर्ली होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज होती हैं, इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो वो ऑलरेडी अभी बन चुका है। तो उसके प्रभाव से हमारा यही कि पूरा साउथ पेनिनसुला में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, और 2 दिन के बाद और बढ़ जाएगा। वहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो मुंबई और महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं बारिश? हाँ जी, वहाँ भी मानसून का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके साथ ही 2 दिन के बाद हमें रेड अलर्ट भी जहाँ हम देंगे तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के लिए, वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिलेगी। हीट वेव और गर्मी से राहत दिलाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ड्यूटी पर तैनात जवानों को एसी हेलमेट दिए हैं। ये एसी हेलमेट चिलचिलाती धूप में कैसे ट्रैफिक पुलिस के लिए गर्मी से निपटने में मदद कर रहे हैं, इसका जायजा लिया आलोक प्रियदर्शी ने। जून का महीना, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान, दोपहर में दहकता सूरज, खुले आसमान के नीचे सीधी धूप में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी यकीनन काफी चुनौती भरा यानी चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन नोएडा पुलिस ने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है और इंट्रोड्यूस किया है एसी हेलमेट। जो नोएडा पुलिस के जवान हैं, इनके सर पे जो ये कैप, जो टोपी लगी हुई है, ये वातानुकूलित है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि आपका सर ठंडा रख सके। यहाँ पर डीएनडी टोल वे पे हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर कुछ जवान जो है नोएडा पुलिस के ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है। ये बताइए कि ये जो आप एसी हेलमेट यूज कर रहे हैं, एक तो इसके बता दीजिए कि इससे कितनी राहत मिल रही है, और दूसरा इसका क्या टेक्निकल फीचर है, कितना यूज कर सकते हैं, कितनी देर आप यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं? इसको हम 2-3 घंटा चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्यूटी के दौरान कम से कम 7-8 घंटा इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कूलिंग देता रहता है कंटिन्यू, तो हमें गर्मी का महसूस नहीं होती। कैसे चल रहा है? बैटरी चल रहा है? बैटरी बैकअप है इसके पीछे। एक बार दिखाइए। हाँ, ये देख सकते हैं पीछे एक बैटरी बैकअप लगा हुआ है, और बैटरी बैकअप से सीधे जो वायर कनेक्टेड है, और इस यूनिट में एक छोटा सा फैन और एसी यूनिट लगा हुआ है, जिससे कि अंदर की जितनी गर्मी है उसको खींच के बाहर कर रहा है, और अंदर ठंडी हवा अंदर दे रहा है, जिससे कि सर को नॉर्मल टेम्परेचर से कूल रखने में, ठंडा रखने में मदद मिल रही है। हेलमेट एक बार दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसको दिखाइए कहाँ पे ये इसका है, तार और फैन के यहाँ है। ये सर इसकी वायर है इसमें, हमें बैटरी में कनेक्ट करनी होती है, ये वायर होती है। हाँ, इसमें फैन लगा हुआ है। अच्छा, लो हाई यहाँ पर मेंटेन करने की व्यवस्था भी दी गई है। 100%, 75%, 50% और 25%। ये व्यवस्था ऑन ऑफ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर अभी नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से
100 जवानों को ऐसे हेलमेट दिए गए हैं जो कि सिर को ठंडा रखने में कारगर हैं और यकीनन अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले दिनों में नोएडा पुलिस के लिए गर्मियों के दिनों में खासतौर से काम करना काफी आसान हो जाएगा और उन्हें एक तरह से अपनी जो एक ड्यूटी है, कठिन ड्यूटी है, उसको भी बखूबी से अंजाम देने में काफी मदद मिल सकती है। वैसे जो नोएडा पुलिस का ये प्रयास है काफी अनूठा है और काफी सराहनीय भी है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। अब आप एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे या 28 डिग्री से ऊपर सेट नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी ही। दिल्ली में पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार नए नियम बनाने जा रही है और इसके तहत एसी का तापमान 20 से 28 के बीच में ही रखा जा सकेगा। ये एक नया प्रयोग होगा जो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देगा। जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। एप्पल ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 का ऐलान किया। लिक्विड ग्लास डिज़ाइन सिस्टम वाला iOS 26 अपने साथ पूरे सिस्टम की डिज़ाइन में बदलाव लेकर आ रहा है। ये एप्पल इंटेलिजेंस और कई ऐप अपडेट से भी लैस होगा। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स होंगे। कंपनी ने 9 जून से डेवलपर्स के लिए बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको आपके पास डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। जुलाई में पब्लिक के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा। एप्पल ने कहा है कि बीटा वर्जन में बग्स हो सकते हैं और इसका आपके इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है। फाइनल वर्जन इसी साल एप्पल इवेंट के बाद यानी सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहें और इसके लिए जुड़े रहें CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।